जीरो टॉलरेंस बीजेपी में होती तो उनके 204 सांसद जो हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये वोट की डकैती जो है सबसे बड़ी डकैती है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र के साथ बलात्कार जो है वो वोट का अधिकार छीन लेने के कारण है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि देश में आज के समय में पूरी स्थिति बड़ी खराब है। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मेरे साथ एडवोकेट रविंदर कुमार जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे जंतर मंतर पे रेसलर बैठे हुए हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। 90 से उनका बीजेपी के साथ कनेक्शन रहा है और अभी तक है। और उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लग रहा है। एक आरोप उन पर जनवरी 2023 में भी लगा और उस पर काफ़ी बवाल मचा, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई, जिसको लेकर रेसलर बार बार मांग कर रहे हैं और फिर से वो धरना दोबारा शुरू हो गया। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंदर कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो धरना चल रहा है और इस पर खेल मंत्रालय एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, जो पूरा मामला है जी पिछले साल भी इन महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए थे और धरने दिए थे जी। और तब उनको सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला था और तब ये हुआ था कि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे जी। लेकिन जांच के नाम पे लीपापोती की गई और कोई फैसला अगर नहीं हुआ तो दोबारा ये महिला पहलवान जो है, जिनमें विघ्नेश फोगट जो सबसे प्रमुख हैं, जो ओलंपियन भी रही हैं, उन्होंने इसमें लीड ली और वो यहाँ पर धरने के लिए अपने साथियों के साथ बैठे हैं। अच्छा, इतना बड़ा आरोप है और तो बीजेपी जो पार्टी है उसकी छवि भी शायद जाहिर सी बात है कि धूमिल हो रही, तो कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हैं? इसकी खास वजह क्या हो सकती है? देखो, इस बात का जो जवाब है वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बृजभूषण सिंह हैं, इनका नाम पूरा है बृजभूषण शरण सिंह। तो ये एक जो है, आप समझिए, बाहुबली विधायक हैं। इनकी छवि जो है गुंडे लोगों की है और मैंने जब से जानता हूँ, जब ये 1990 में दिल्ली के चांदनी चौक में प्रॉपर्टी के काम में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे और उस समय एक गुट था जिसमें कि बिहार के भी बहुत सारे बाहुबली नेता थे, बृजभूषण शरण सिंह भी थे और चांदनी चौक के बहुत सारे बिल्डर भी थे और तब ये लोग मिलकर जो है वहाँ पर ये काम किया करते थे। तब भी एक लड़की ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की है और तब भी ये मामला दब गया। अब विघ्नेश फोगट ने कहा है कि तकरीबन 1000 लड़कियों के साथ इन्होंने इस तरह की हरकत की है, जिसे आज के समय में जब हम निर्भया के बाद का जो कानून है अगर उसको देखें तो उसके हिसाब से वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। और इसलिए एक 16 साल की लड़की है जिसने ये कहा कि जब वो 16 साल की थी उस समय, तब उसके साथ भी बृजभूषण शरण सिंह ने उसका शीलभंग किया, उसके साथ बलात्कार किया और ये गंभीर आरोप है जिस पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस कार्रवाई से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर देखा जाए उसको, तो क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो पाई या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो पाई? एफआईआर तो देखिए, चलिए, पार्टी नहीं काम कर रही है, पार्टी नहीं उनको निकाल रही है या उस पोस्ट से उनको नहीं हटा रही, वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से क्यों बच रही है? निर्भया कांड के बाद जब देश की संसद ने 2013 में ये कानून बनाया कि हर जो लड़की है या औरत है जिसका शीलभंग किया जाता है, जिसके साथ बलात्कार होता है, जिसे हम सेक्सुअल असॉल्ट शब्द उन्होंने यूज़ किया है, अगर वो होता है तो उस पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। और यही नहीं बल्कि ये प्रोविज़न भी किया गया, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी किसी शिकायत के मिलने के बाद अगर उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दरअसल जो है, इसमें जितने भी आईओ इस केस के हैं, जिन जिन लड़कियों ने शिकायत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सवाल जो है, आज कपिल सिब्बल ने जब स्पेशल मेंशनिंग जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं मेहता ने की, तो कपिल सिब्बल ने यही कहा कि जिन पुलिस अफसरों ने अब तक एफआईआर दर्ज की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अजीब बात है कि ये मामला 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उठा और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बताया गया, कपिल सिब्बल ने जब ये बताया कि भाई मैं एक संस्था बनाकर जो है इन लड़कियों की मदद करना चाहता हूँ और इससे हम इसके सामने आए हैं, तो मेंशनिंग के समय ही देश के प्रधान न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें इस मामले पर दखल देना पड़ेगा और उन्होंने पुलिस को तभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि आप 28 तारीख को रिपोर्ट दो। आज जो है तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए और उन्होंने एक गोलमोल सी बात कही और बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद हम तय करेंगे कि FIR करनी है नहीं करनी है। जबकि जो रेप का कानून है निर्भया के बाद, पोस्ट निर्भया के बाद, उसमें यह है कि औरत चाहे झूठ बोल रही हो, लड़की झूठ बोल रही हो, अगर वो जो भी कहती है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे मामले बता सकता हूँ। हमारे पास एक अभी ताज़ा एक मामला इसी तरह का, अंकुर नाम के एक साइकोथेरेपिस्ट PhD स्कॉलर हैं, उनका है कि एक औरत ने अपनी प्रजम्पशन पर ये कहा कि मुझे लगा ये मुझसे शादी करना चाहता था और अब शादी नहीं कर रहा, तो उस पर FIR भी दर्ज की, उसे बंद भी कर दिया और वो तिहाड़ जेल भी चला गया। तो आप समझिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये जो दोहरा तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है, यानी कि वो तय करते हैं कि FIR दर्ज करें ना करें, ये कानून का उल्लंघन है। ये गवर्नमेंट के दबाव में इस तरह का, गवर्नमेंट का दबाव मैं नहीं कहूँगा। आप समझिए पुलिस जो है आज के समय में आज भी जो है वो पॉलिटिकल टूल है। पुलिस का कोई सिपाही, पुलिस का कोई व्यक्ति अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता। आप ये समझ सकते हैं कि जो भी निर्णय पुलिस का लेता है, जैसे आपने देखा अतीक अहमद को मारा, उसके भाई अशरफ को मारा, उससे पहले उसके बेटे को मारा असद को, तो ये सब मारने की बात जो है, जैसे पुलिस ने जो भी कार्रवाई की उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम ये करेंगे और उन्होंने जो कहा वो कर दिया पुलिस ने। तो पुलिस तो एक तरह से किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने का टूल है। पुलिस के पास दिमाग नहीं होता। पुलिस को आप समझो ये IA की तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है कि जो इसको, जिसका हाथ जो है बंदूक की गोली पर है, तो बंदूक तय नहीं करती गोली मारनी है चलनी है, बल्कि ये जो है वो ट्रिगर दबाने वाली जो उंगली है वो तय करती है। और ये जो है पॉलिटिकल लोगों के सामने है। और चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जो है सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं और वो भारतीय जो कुश्ती एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, तो कुश्ती की राजनीति का एक बड़ा पहलू इसमें छुपा हुआ है। सर, खेल मंत्रालय भी इस पे सीधी कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है और एक जो इसका पहलू है वो ये भी है कि कुश्ती जो संघ है वो खेल मंत्रालय के अंडर में नहीं आता और ये एक अलग बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो क्या इस तरह का हो सकता है कि खेल ऑटोनोमस बॉडी है तो खेल मंत्रालय कार्रवाई नहीं कर सकता, इस तरह का है क्या? नहीं, देखो कार्रवाई तो पुलिस को करनी है जी। खेल मंत्रालय को तो बिकॉज दैट इज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। खेल मंत्रालय का मतलब है कि वो खिलाड़ियों के और खेलों के हितों में फैसला ले। जितनी भी बॉडी, चाहे इंडिविजुअल बॉडी, सारी इवन भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो एक इनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में ये सारे जितने भी संघ हैं वो काम करते हैं। क्योंकि जब ओलंपिक खेल होते हैं तो भारत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो विभिन्न फेडरेशनों की तरफ से आते हैं और फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, मजे की बात यह है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के समय में भी ये फैसला दिया था कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, उनको ही इन खेल संघों का संचालन करना चाहिए, उनमें मैनेजमेंट में होना चाहिए उन्हें। लेकिन हो उल्टा रहा है कि खिलाड़ियों को आज भी जो है फेडरेशन चलाने की और तरह की अनुमति नहीं दी जाती, बल्कि राजनीतिकों के हाथ का जो है खिलौना बन के रह गया है और इसीलिए वो जो चाहे फैसला करते हैं और फिर अपनी ताकत का दुरुपयोग। सर, आपने ब्रजभूषण का अभी नाम लेते लेते अतीक अहमद और अशरफ के एनकाउंटर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी अपराधी हैं उनको कोई शरण नहीं दी जाएगी। जबकि उसी अपराधी, जिनसे आपने कहा कि 34 मामले उन पर दर्ज हैं और उन्हीं को वो पिछले 5 बार से वो टिकट देते आ रहे हैं सांसदी का और वो सांसद हैं भी। तो क्या आप मानते हैं कि इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है, जैसा कि वाज़े नजर आ रहा है इस चीज़ से? देखिए, अगर जीरो टॉलरेंस बीजेपी में होती तो उनके 204 सांसद जो हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड है और खुद योगी आदित्यनाथ पर ये सारे मुकदमे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार ये अपना बयान दिया था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाला जाए और उनके साथ बलात्कार किया जाए। तो जो आदमी इस हद तक जाता है, जिसे अपने खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए, तो अगर जीरो टॉलरेंस होती तो मुझे याद है कि योगी जी खुद जो है देश की संसद में रोए और उन्होंने कहा मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा मैं अगर यूपी जाऊंगा तो इसका मतलब है कि उनके अपराध भी उतने ही ज़्यादा थे। तो जीरो टॉलरेंस कुछ नहीं है, बस ये है कि कड़वा कड़वा
थू और मीठा मीठा गप कि जो अपना आदमी है वो करे तो अच्छा है और जो दूसरे का करे तो वो बुरा है। मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था तो उसने बॉल मारी और एक पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया। तो उसकी माँ, वो पड़ोसन आई, उसने उसकी माँ से कहा भाई तेरे लड़के ने मेरा शीशा तोड़ दिया। तो उसने कहा ये पागल बच्चा है, इसके में अकल नहीं है, ये जानता नहीं। तो उसने कहा अगर इतना पागल है तो अपने घर की क्यों नहीं तोड़ता? तो वो बोली इतना पागल भी नहीं है। तो इसलिए जो है कानून को जो चलाते हैं लोग वो भेदभाव करते हैं और वही नहीं करते, अदालतों में भी भेदभाव होता है। अभी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मामला है उसमें पहला जज गलत फैसला देता है, फिर दूसरा गलत फैसला देता है, तीसरी जो जज महोदया है हाई कोर्ट की वो कहती है मैं से सुनूंगी ही नहीं। तो एक तरह से जुडिशरी, पुलिस, अपराधी और जो राजनीतिक संरक्षण है, ये चारों मिलकर जो है माफिया की तरह काम कर रहे हैं। और आप एक चीज मान लीजिए कि देश में आज के समय में लोकतंत्र जो है सिर्फ किताबों में लिखा है, संविधान में लिखा है, वास्तव में देश में लोकतंत्र नहीं है। सर, ये रेसलर जो है वो बराबर धरना दे रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर धरना हो रहा है और इसके पहले जनवरी 2023 में भी इस तरह का धरना हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। क्या फ्यूचर आप देखते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी या क्या होना चाहिए अगर आप एक नागरिक की हैसियत से? होना तो वही चीज जो कानून की किताब में लिखा है। हम और आप कोई नहीं होते, हमेशा एक फ्रेज हमारे यहाँ चलती है, कानून अपना काम करेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि कानून जो है वो किसके लिए होता है? कानून उन लोगों के लिए होता है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कानून जो है बेसहारा की रक्षा नहीं करेगा तो फिर तो ये हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में ताकत है वो अपने अधिकार जमाएगा और जो मजलूम है, जो बेजुबान है, वो पिसाएगा। तो कानून का मतलब यह है कि वो सबको समानता का प्रोटेक्शन दे और इसीलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे संविधान का सबसे बड़ा मंत्र है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कानून को अपना काम करना पड़ेगा। सर, जैसे ये रेसलर हैं और नेशनल लेवल पे ये लोग खेलते हैं, इनका नाम है, जब इनके धरने पर वो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों का क्या? आम लोगों का तो आप समझिए कि आम लोगों की कोई देश में स्थिति नहीं है। आम लोगों को एक ही अधिकार भारत की स्वतंत्रता के बाद मिला, वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार सार्वभौम। यानी हर व्यक्ति जो 18 साल, आज के समय में जब कानून बना तब 21 साल का था, तब वो है कि उसको वोट देने का अधिकार है। गरीब के पास एक ही अधिकार है, वो अधिकार चाहे अंबानी के पास हो, अडानी के पास हो, टाटा के पास हो, बिरला के पास हो या रिक्शा चलाने वाले के पास हो, सब्जी बेचने के पास हो, वो एक है कि सबको वोट देने का अधिकार है। उस वोट देने के अधिकार को भी लगातार इस देश में जो है छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है। लोग कहते हैं ईवीएम होगी तो हम उससे अपनी सरकार बना लेंगे। लोग कहते हैं कि अगर तुम एमएलए हमारा हरा दोगे, अपना जिता लोगे, तो हम उसके ऊपर सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसी भेज देंगे। हम उसको जो है साम दाम दंड भेज से खरीद लेंगे और खरीद कर अपनी सरकार बना लेंगे। तो आप ये मानिए कि देश के सबसे बड़े अधिकार, वोट देने के अधिकार का आज के समय में जो क्षरण हो रहा है, और जो लोग जिनको वोट देने की ताकत है, अगर अपने वोट का मतलब नहीं समझ रहे कि वोट की डकैती जो है सबसे बड़ी डकैती है, मैं कहता हूँ लोकतंत्र के साथ बलात्कार जो है वो वोट का अधिकार छीन लेने के कारण है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि देश में आज के समय में पूरी स्थिति बड़ी खराब है और भयावह है और ये चिंतनीय है। थैंक यू सर।